हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के हिंदी बुक सेकंड कृतिका से सेकंड चैप्टर, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें, और उसके लेखिका रही थी मृदुला गर्ग के बारे में। तो इन्होंने अपने बचपन से जुड़े कई किस्से हमारे साथ बताए हैं, और इसके साथ हमने देखा कि किस तरह दादी नानी के एक निजत्व स्वतंत्रता के अधिकार वाली बात जो हमारे सामने आती है। और अभी तक जो किस्सा पढ़ा था, लास्ट में हमने बात की देश की आज़ादी का जिक्र आ चुका था, और लेखिका का उस समय 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस समय एक इनको बीमारी के कारण इन्हों कहीं जाने नहीं दिया जाता है, इनके पिताजी ने एक उपन्यास पकड़ा जाते हैं। उस उपन्यास के बारे में बता रही थी कि इस उपन्यास का इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वे कई सारे उपन्यासों के अंश लिख पाई थी। और आगे देखें आज कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, क्योंकि इनकी जो हमने देखी थी कि इनकी जो परदादी थी, उनकी इच्छा थी कि उनकी पतोई के संतान जो है वो लड़की हो, लेकिन भगवान ने इन 5 बहनों के बहनें दी थी। तो इस कारण से बाकी जो भी जिनकी चारों बहनें थी, वे भी लड़की होने के कारण किसी हीन भावना का शिकार नहीं, कि घर में इस तरह का इनके रिवाज या इस तरह का ढोंग ऐसा नहीं था। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी वह आगे जाकर एक बड़ी लेखिका होती है जिसका नाम मंजुल भगत पड़ता है। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। और मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। यानी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, लेखिका ने अपना एक परिचय हमको दिया है। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया, उसके उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। यानी उस जो एक नारीवाद का चलन हुआ था, इसमें नारियों को अपना नाम परिवर्तन करने की जो एक प्रथा चल रही थी, उसको न बदलकर उसी के नाम को भी शादी के बाद चलाया जाना मंजूर किया गया था। मनु भंडारी का नाम जो हम लेते हैं, का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोकापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास का कोई ढंग का जॉब नहीं था, अब भी नहीं है, पर ना बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई, पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। यानी 5 बहनों के नाम जो इन्होंने अभी तक बताए थे। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा था, उसका जोर जवाब था। पर फिर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर जो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 तो नहीं होना पड़ता, यानी किसी तरह के कुतर्क वितर्क से मुझे जूझना घर में नहीं पड़ता है। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत से नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी, उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने मुझे एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने तो सवा शेर। चौथे नंबर रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, जो शायद था। यानी लोग उस समय जो सफ़र तय करते थे बस गाड़ियों से, तो एक सामंतशाही का प्रतीक माना जाता था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी,
क्योंकि पिताजी इस जो अंग्रेज़ों की जितनी भी चीज़ें होती थी उनसे काफ़ी खिलाफ रखते थे, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, यानी फारिग यानी उसे छोड़ने का। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने तरबतर खरामा खरामा, यानी काफ़ी बदहाल स्थिति में। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई वे अड़ गए। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। यानी वह इसमें पढ़ने लिखने के आगे की शिक्षाओं के लिए भी वैसे वितर्क करना चाहती थी कि भाई आगे जो शिक्षा देने दी जा रही है उससे मुझे कितना क्या फ़ायदा होगा, तो अगर देना ज़रूरी है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो ही मैं आगे उसे इम्तिहान दे पाऊंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, यानी ये तर्क कोई थे बड़े नहीं थे, खासकर नहीं थे, फायदेमंद नहीं थे, जिसे न रेणुको ने खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के लिए काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर लिया, तो पर वह सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उससे सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। 30 नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। यानी देखें कि उसका दिलचस्प जो उसका जो उसका दिल लगता था कि वह दूसरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम और उसके शादिकों के नंबर ज़्यादा आते, यानी जिनको वो पढ़ाया करती थी उनके नंबर ही ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से ही। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। यानी उसने जिस लड़के को पसंद करती थी वह लड़का भी इस बात से वाकिफ नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये मुझसे वाकई में शादी करना चाहती है, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा कि मैंने पहली मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों से कुछ कम खिसकी मालूम हो पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी वे भी किसके ऊपर पारंगत हो गई? लिखने की ओर। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो लेखिका है ने हमें बताया कि उसकी जो 5 बहनें हैं, यानी वो पांचों बहनों में से 3 बहनें जो लेखन के हवाले हो गई और जो 2 बहनें थी वह बची रह गई। एक बात हम में से एक सी रही है, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो, उसे तोड़ा ही भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यानी जो एक उन्होंने आज के समय की जो हम देखें जिस तरह का एक दौर चला आ रहा है कि कुछ समय शादी होती है, शादी कुछ समय बाद मनमुटाव होता है, फिर उसे तलाक की कगार पे आ जाती है। लेकिन बहनों की शायद कुछ एक परंपरा रही थी, या उनका एक एक विश्वास ऐसा था, या हम कह लें कि उन्होंने जो एक सामाजिक ऐसा बंधन जो जिसमें बंधे थे उसको कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, चाहे बात कितनी भी बिगड़ गई हो। लेकिन एक चीज़ जो अंदर थी कि भीतर है, वे भी अपनी मर्जी से जीती थी, अपने इज्जत का रखती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो उनमें विशेषताएँ रही है, वे इनकी बहनों में पाई गई थी। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते थे। यानी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो
परिवार होता था, पति पत्नी होते थे, तो वो क्या दोनों अलग अलग रहते थे, यानी साथ साथ उनका आना जाना नहीं होता था क्योंकि समाज लोग उसकी इजाज़त नहीं देते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची तो और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उसकी शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा भी किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अपनी कोशिश जारी रखी। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता है कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वो भी गुस्सा खाकर बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100 बात सच्ची थी। तो यही थी आज तक का हमारा वीडियो। धन्यवाद।